Matters rise with permission. Dr. Kavita Patidar ji. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जो न केवल हमारी विरासत से जुड़ा है बल्कि लाखों छोटे व्यापारियों के जीवन और आजीविका से भी जुड़ा है। माननीय महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हमारे शहरों का कायाकल्प हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लंबी छलांग लगाई है, जिसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। माननीय सभापति महोदय, आज हम आधुनिक मॉल से भी सज्जित हैं, लेकिन हमारी असली धड़कन हमारे सदियों पुराने ऐतिहासिक बाजार हैं। चाहे वह दिल्ली का चांदनी चौक हो, वाराणसी की तंग गलियां हों, चाहे मेरे क्षेत्र इंदौर का पुराना सराफा बाजार हो। ये बाजार हमारी संस्कृति भी है और हमारी अर्थव्यवस्था के पावर हाउस भी है। परंतु एक कड़वा सच यह भी है कि हमारी ये ऐतिहासिक बाजार आज बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। इनकी गलियां इतनी सकरी है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती। पुरानी वायरिंग और लकड़ी के ढांचे इसे और असुरक्षित बना देते हैं। एक छोटी सी चिंगारी इन विरासती बाजारों में भीषण तबाही मचा सकती है, जिससे व्यापारियों की पूरी जिंदगी की कमाई खाक हो सकती है और जनधन की हानि भी भीषण त्रासदी में बदल सकती है। माननीय महोदय, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि एक विशेष हेरिटेज फायर सेफ्टी फंड की स्थापना की जाए। चूंकि हम इन ऐतिहासिक गलियों को ज्यादा चौड़े करने के लिए प्रयास नहीं कर सकते, इसलिए हमें आधुनिक तकनीक का सहारा लेना होगा। पाइपलाइन की जगह एरोसोल फायर सेपरेशन सिस्टम लगाए जाएं। सकरी गलियों में आग बुझाने के लिए छोटे फायर फाइटिंग ड्रोन तैयार किए जाएं। अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व यानी बाजारों के नीचे पानी के विशेष टैंक बनाए जाएं। सुरक्षा हेतु कड़े नियम बनाकर उनका पालन कराया जाए। ऐसी कई बातों का समावेश करके इन ऐतिहासिक स्थल बाजारों को सुरक्षित करना अति आवश्यक है। ये बाजार हमारी शहरों की पहचान है और हमारे व्यापारी भाई बहन इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत इकाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार इस ओर ध्यान देकर सुरक्षा के कड़े नियम बनाकर हमारे बाजारों को सुरक्षित करेगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। देश में इनऑर्गेनिक कृषि उपज को ऑर्गेनिक बताकर एपिडा में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चला हुआ है। इनऑर्गेनिक उपज को ऑर्गेनिक बताने के लिए समूह बनाए गए हैं किसानों के, और उन किसानों के समूह के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार के प्रकरण में एपिडा के लोग फर्जी तौर पर उनके प्रमाण इकट्ठे करते हैं और किसान को मालूम नहीं है कि उनको ये लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार का ये प्रकरण सामने आया मध्य प्रदेश में कपास को लेकर। कपास इनऑर्गेनिक कपास पैदा होती है हमारे खरगोन निमाड़ क्षेत्र में, और उस निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर किसानों का समूह बनाया गया, जिनको किसानों को मालूम तक नहीं था कि वो उसके सदस्य बन चुके हैं। और व्यापारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि 3000 और 4000 की फसल जो बाजार में बिकती कपास की, उसको सर्टिफिकेशन लेने के बाद उसको 4 गुना ज्यादा विदेशों में बांटते हैं। और इसके बारे में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया था कि उसमें किस प्रकार से हमारे देश के छवि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बिगड़ रही है। अक्टूबर 2020 में ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड के नकली प्रमाण पत्र पकड़े गए। 11 भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया और बड़े पैमाने पर हमारी इसमें बदनामी हुई है। माननीय पीयूष गोयल जी ने स्वीकार किया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन लगभग 500 ICS जो किसानों का समूह है उसकी जांच कराई गई।
उसमें से केवल 2 सही पाए गए, बाकी 498 फर्जी पाए गए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक केवल एक व्यक्ति के खिलाफ रजिस्ट्रेशन हुआ है पुलिस में। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बताने का जो एपेडा में भ्रष्टाचार चला हुआ है उसमें जांच बैठाई जाए और उसमें सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच करवाई जानी चाहिए। और ट्रेस नेट 2 जो कि उसकी जांच के लिए नियम बनाए गए हैं, घोषणा की गई, उसको घोषणा करने के बाद उसको फिर से सस्पेंड कर दिया गया ताकि भ्रष्ट व्यापारियों को अपना अधिक से अधिक माल इनऑर्गेनिक बता के कमा सके। Thank you, Chairman, sir, for allowing me to raise the issue. Sir, first of all, I would like to pay my homage to the legend Jubin Garg. Jubin Garg not is a singer, he is a film producer, film director, he is an actor, he is a social reformer, equally he is an environment lover, sir. Sir, today I, on behalf of the people of Assam, Assam Gana Parishad, and my party president Atul Bora, through you, I like to request government to confirm Bharat Ratna award to legend Jubin Garg, sir. Sir, 19 September 2025 is a tragic day for nation. Nation lost proud son of the country, Jubin Garg, sir. Sir, Jubin Garg, not only a singer, Jubin Garg, not a name. He was our emotion, courage, and hope for the every Assamese people, sir. No doubt, his body not with us, but his creation totally with us. His creation always, all over, he will be remain with us, and Jubin Garg never dies, sir. Sir, Jubin Garg in his 30 years career, he sang more than 38,000 songs, sir. His song not only popular in Assam, equally his song is the popular for the people of entire India, including Bengali, Tamil, Malayalam, and very other languages, and Hindi also, sir. Sir, Jubin Garg is an environment lover, sir. He's always worked through his song, through his work. He always tried to protect the elements and environment, sir. Sir, Jubin Garg always stood behind the poor and needy people of the country, sir. He always, it is known to everybody, Assam is a flood-affected area, sir. And he always helping flood-affected people from his pocket, sir. Not only that, sir, many poor students for education, he helped them, sir. Waiting for the poor people, Jubin Garg always come forward to help them, sir. Not only that, sir, Jubin Garg always helping through money to the day laborers, sir. Not only that, sir, for their health care. Dr. Kalpana Saini ji. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रदूषण एवं कोरोना महामारी के परिवर्तन में बच्चों की शिक्षा में ऑनलाइन क्लास की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मोबाइल और लैपटॉप की पहुंच आसान एवं अनिवार्य हो गई है। मगर जागरूकता के अभाव में उनके साथ साइबर अपराध एवं उनका शोषण हो रहा है। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सरकार लगातार इस विषय में पहले से ही कार्य कर रही है, परंतु मेरा सुझाव है कि स्कूली स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार उचित दिशा निर्देश जारी करे कि स्कूल में समय समय पर शिक्षकों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए।
शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों को समय समय पर पीटीएम या अन्य किसी माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि बच्चों का सही दिशा निर्देशन हो। विद्यार्थियों के लिए समय समय पर स्कूलों द्वारा विशेष गतिविधियां, जागरूकता कक्षाएं एवं कार्यशाला आयोजित किए जाएं। इसके अलावा मेरा अनुरोध है कि जहां बच्चों के साथ साइबर अपराध एवं शोषण की घटनाएं होती हैं, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम बच्चों को समय रहते साइबर खतरे को पहचानना सिखा देंगे तो वह इस अपराध से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि स्कूली शिक्षा में साइबर जागरूकता को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित भविष्य दे सकें। धन्यवाद। मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, हिंदू धर्म में पशुओं को केवल जीव नहीं बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक माना गया है। गाय को माँ और कुत्ते को धर्म का प्रहरी माना गया है। ये हमारी खूबसूरत संस्कृति है। लेकिन सर, आज इन बेजुबानों की हालत गंभीर चिंता का विषय है। सर, इल्लीगल डेयरी माफिया गौ माता पर अत्याचार कर रही है। गाय को दूध निकालकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है, वहां वो कूड़ा खाकर बीमार पड़ जाती हैं। सड़क पर उन्हें भी चोट लगती है और लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं। सर, मैं उन परिवारों का भी दर्द समझती हूँ जिन्होंने रेबीज या डॉग बाइट से अपने प्रियजन खोए हैं। डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन सीधे सीधे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर वो ढंग से काम करते तो इस देश में एक भी मौत रेबीज से नहीं होती। सर, दिल्ली सरकार का कहना है कि 2014 से 24 के बीच में उन्होंने 7 लाख डॉग स्टेरिलाइज कर दिए दिल्ली में। अगर ऐसा हुआ तो आज डॉग्स की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई? मैं इन आंकड़ों की ऑडिट की मांग करती हूँ। क्यों हम स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेटेड डॉग्स की जियो टैगिंग नहीं कर सकते? गलती सिस्टम की है, लेकिन समाधान के नाम पर सारे स्ट्रे डॉग्स हटा दो जैसी बातें की जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर हटा भी दे तो वो जाएंगे कहां? एनिमल शेल्टर्स ना के बराबर हैं, जो है उनकी हालत अमानवीय है। सर, सारे कुत्तों को शेल्टर्स में डाल दो, मतलब उनके लिए स्लो डेथ होगा। सर, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ जोन में शानदार काम किया है। 84% से अधिक डॉग्स वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज किए हैं। WHO कहता है कि अगर 70% डॉग्स वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज हो जाएंगे तो देश से रेबीज हट जाएगा। तो सर, यही लॉन्ग टर्म विजन पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? सर, आज ना तो पर्याप्त एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ना 24/7 इमरजेंसी केयर, ना एम्बुलेंसेज, ना ही वेटनरी स्टाफ हैं। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? और तो और, अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो सर, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के तहत उसकी सजा है सिर्फ 50 रुपए फाइन, ओनली 50 रुपीज। सर, दिस लॉ हैज नॉट बीन अमेंडेड फॉर द पास्ट 65 years। सर, जो इंसान जानवर के साथ ऐसा कर सकता है, सोचिए वो महिलाओं और बच्चों के प्रति क्या दृष्टि रखता होगा। सर, रूह कांप जाती है सोच के कि पता नहीं आज इतने कैसे ऐसे दरिंदे समाज में आजाद घूम रहे हैं। सर, हमें चाहिए नंबर 1, हर जिले में एनिमल हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स एंड वेल इक्विप्ड 24/7 एम्बुलेंसेज। नंबर 2, इलीगल डेयरी माफिया पे कार्यवाही। नंबर 3, वॉर फुटिंग पे 1 वर्ष में देश में 70% डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। एंड 4, bestiality should be made a non-cognizable, cognizable and non-bailable and a highly punishable crime. Thank you, sir. श्रीमान सुजीत कुमार जी। Sir, since my 0-hour submission is related to the education sector, I begin by complimenting the Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan ji, and the Education Ministry for reaching 2 major milestones. Sir, first, in the recent QS World University Ranking, we now have 54 higher education institutes, which is double the number since last 10 years, and which is 5 times the number since 2015 and double the number since last 5 years. And secondly, sir, our premier institutes such as the IITs and the IIMs now have expanded India's education footprints abroad by setting up campuses in Tanzania, UAE, and now soon in the US. With this background now, sir, I draw the attention of the government to a matter affecting lakhs of Indian students going abroad for higher studies, particularly to the English-speaking world, US, UK, Canada, New Zealand, Australia. Sir, every year, 13 lakh Indian students
sit for English proficiency tests like IELTS and TOEFL and pay over 3,000 crores to entities such as the British Council and the ETS, Education Testing Service, which conducts this test. Sir, IELTS and TOEFL cost about 20,000 rupees per attempt. This is a significant financial burden for any middle-class student. Sir, several countries have already built their own English proficiency assessments and have secured international recognitions for them. For example, Canada has developed the Canadian Academic English Language, CAEL, accepted by leading universities globally. Japan's Eikin is recognized by hundreds of institutions in US, UK, and Australia. Japan conducts CET, College English Test, and TEM. South Korea has created TEPS. These examples show that nations have developed domestic English testing services and have negotiated their acceptance internationally. But we are yet to develop such a mechanism, sir. Sir, there is no reason why India cannot do so. Sir, we have the infrastructure, we have the expertise, we have the capability, we have proven it. Sir, every year we conduct tests for 13 lakh JEE students and 24 lakh NEET students. So, sir, through you, I urge the government to establish an English proficiency assessment conducted by the National Testing Agency, NTA, aligned with international benchmarks and to ensure that global recognition. Sir, it must be priced affordably with full waiver for economically weaker students and should be conducted in every district headquarters nationwide. And also, sir, MEA in its diplomatic engagement should ensure that these test scores are recognized by international universities. Sir, this is about educational sovereignty, our national respect. It's about saving 3,000 crore every year, and it's also about building Atmanirbhar Bharat. Thank you. Shriman Niranjan BC ji. Thank you, Honorable Chairman Sir, for giving me a scope to speak on demand for special package and mission mode program for all-weather road connectivity in the state of Odisha. Sir, it is deeply distressing that around 8,300 revenue villages and more than 5,000 non-revenue forest villages in the state of Odisha still remain without basic road connectivity. In the 21st century, when the nation marches confidently towards the vision of Vikasit Bharat, such a situation reflects a painful development gap that demands immediate national attention. Road connectivity is not merely an infrastructure component, it is the fundamental right of every citizen, an enabler of economic growth, social inclusion, and health access, education, and dignity of life. In this cut-off and remote habitations, people still walk miles through forest, hills, and rivers, even for primary health care, schooling of children, essential services, and emergency needs. The absence of road has severely hampered livelihood opportunity, market access, and mobility of tribal and rural communities. Sir, these villages, rich in natural resources and cultural heritage, remain disconnected from mainstream development solely due to lack of dependable road communication. I therefore urge upon the Union Government to take up this matter on a priority basis to formulate a special package and mission mode program for providing all-weather road connectivity to the zero connectivity villages of Odisha at the earliest, ensuring justice, dignity, and development for my Odisha state, sir. Thank you, sir. Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Sir, I wish to raise the urgent need of upgrading Taud Devilal Stadium at Panchkula, which today stands as key venue in North India's sports journey. Sir, हरियाणा में जो पॉपुलेशन है देश की केवल 2% है, फिर भी जो मेडल हैं ओलंपिक्स, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ में 40% जो मेडल है वो हरियाणा लेकर आता है। और इसके बावजूद सर वहाँ साइंस, स्पोर्ट्स साइंस और इंजरी रिहेबिलिटेशन, बायो मशीन्स असेसमेंट, सिंथेटिक ट्रैक और इंडोर एरिना, एथलेटिक एकोमोडेशन जैसी चीज़ों की कमी है सर। Tau Devilal Stadium has already hosted Khelo India Youth Games, providing its potential
proving its potential, but the current infrastructure does not match the requirements of modern competitive sports. India spends crores every year on sending athletes abroad for training, physiotherapy and recovery. These same facilities can be developed here at a fraction of the cost. Upgrading the stadium with a sports science medicine center, indoor high-performance arena, hydrotherapy and cryo-recovery units, and residential athlete hostels can transform it into North India's leading Olympic preparation hub, supporting training, rehabilitation and long-term development. Therefore, I urge the centre government to provide a special assistance package to convert the Dao Devi Lal Stadium into a world-class high-performance sports hub, directly contributing to India's goal to becoming top-performing nation in global sports. Thank you, sir. Dr. Sikandar Kumar ji. धन्यवाद सर। माननीय सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मोबाइल फोन का उपयोग और युवा मानसिक स्वास्थ्य पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज विश्व में तकनीक का विकास अभूतपूर्व है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसरों में तकनीक ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी तकनीकी और वैश्विक कौशल सीख रही है। वहीं डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन ने युवाओं को डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास की नई दिशा दी है। परंतु इसी तकनीकी युग में हमें एक गंभीर चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है, और वह है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन और युवा मानसिक स्वास्थ्य का संकट। बच्चे और युवा मोबाइल और स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से चिंता, अवसाद, अकेलापन, ध्यान की कमी और सामाजिक दूरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। छोटे बच्चों के विकास जैसे भाषा, कौशल और सामाजिक बातचीत में कमी और आंखों की सेहत व नींद जैसे शारीरिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। यह समस्या केवल मनोरंजन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे युवाओं की बेहतर जीवन गुणवत्ता और भविष्य की प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य शिक्षण विषय के रूप में शामिल किया जाए, ताकि युवा समझें कि तकनीक और स्क्रीन का संतुलित तथा स्वास्थ्य उपयोग कैसे किया जाए। स्क्रीन टाइम नियंत्रण और पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। इससे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक यह समझ सकें कि तकनीक का संतुलित उपयोग उनकी उत्पादकता, रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मनोमानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्रों का विस्तार इस प्रकार हो कि हर जिले में डिजिटल स्वास्थ्य, साइकोलॉजी और काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें, ताकि युवा समय रहते सहारा और मदद पा सकें। हमारे युवा तकनीक का संतुलित और सुरक्षित उपयोग सीखेंगे। हमारा लक्ष्य तकनीक का विकास भी और जीवन में संतुलन का प्रकाश भी। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती रेणुका चौधरी जी। Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. I draw the attention of the House to expedite the development of the... Not my job, their job. Sir, the project report was first done in 2016 and it received clearance and recommendations. After that, the Telangana government has repeatedly approached the centre to expedite this. The cost overrun should also be kept in mind. In 2024, 950 acres at Palvancha was further identified, and we requested the Airport Authority of India to conduct a pre-feasibility study, which was completed in 2025. A year has passed. Nothing has happened on the ground. The proposed regions, sir, the industrial, economic and social development, Kottagudem has many
industrial hubs and establishments such as SCL, KTPS, NMDC, and approximately about 23,000 people are employed in this very region. This would improve the connectivity for business, facilitate tourism for the Bhadrachalam temple, which is the only one of its kind in the whole of South, and enhance the border security. Improved air connectivity would also enhance and ease travel for residents of the industrially and culturally significant region. Given the strategic importance of the project supporting industrial growth, enhancing regional connectivity, boosting tourism, serving border security considerations, the development of this airport cannot be delayed any further. The Telangana government has further submitted detailed inputs, including site location. We had earlier given them some land, sir, which then for subsequent, I don't know for what reasons, they said that was not adequate. So we have given the second time also. The land has been identified and asked for scrutiny. And the detailed clearances from the central government must be expedited. So we talk about building more and more, but if you don't do what has been identified earlier, there is going to be a huge cost overrun, besides the severe inconvenience for people who live in that region. Also, since they talk so much about Bhagwan Ram, sir, Bhadrachalam temple is one of the oldest, far older than the Ayodhya new temple. And at least for the Lord's sake, for Bhagwan Ram's sake, expedite this airport, this greenfield airport for Telangana. Srimati Thank you. Maya Narodia ji. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर स्थित इटारसी नर्मदापुरम रेलवे ओवरब्रिज की अत्यंत जर्जर एवं असुरक्षित स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जो जन सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। माननीय जी, हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ओवरब्रिज के बड़े हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साइड वॉल पर गहरी दरारें दिखाई दी, कंक्रीट परत दर परत झड़ रही है और पूरी संरचना में खतरनाक स्तर की अस्थिरता स्पष्ट रूप से सामने आई। यह 28 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसे ठेकेदार कंपनी द्वारा कुछ रेलवे एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय में निष्पादित किया गया था, घोर लापरवाही, घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग और बुनियादी इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी का मामला प्रतीत होता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा बार बार शिकायतें किए जाने के बावजूद यह पुल प्रतिदिन इससे गुजरने वाले हजारों यात्रियों के लिए सीधा खतरा बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय जी, इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस पुल की कमजोर स्थिति को लेकर पहले दी गई चेतावनियों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया और बाद में की गई जांच में भ्रामक जानकारियां देकर गुमराह करने का काम किया। तथ्यहीन जवाब प्रस्तुत किए गए। यद्यपि अब पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि केवल सतही मरम्मत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पुल की नींव अत्यंत कमजोर हो चुकी है। इस प्रकार की जर्जर संरचना पर आवागमन जारी रहना असंख्य नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने जैसा है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि तत्काल कार्रवाई की जाए, मरम्मत कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं स्वतंत्र निगरानी में कराया जाए तथा इसके लिए सख्त समय सीमा तय की जाए। संबंधित ठेकेदार कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसे भविष्य की सरकारी परियोजनाओं से ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जिन अधिकारियों ने बिना उचित गुणवत्ता जांच के
टेंडर स्वीकृत किए, भुगतान पास किए या मामले को छिपाने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह की लापरवाही को बुनियादी ढांचे की विफलता की रोजमर्रा की कहानी नहीं बनने दिया जा सकता। जहां जनता का पैसा व्यर्थ होता है और आम नागरिकों के जीवन को प्रतिदिन टाले जा सकने धन्यवाद। Sir, Chairman sir, I wish to draw the attention of this August House to an important matter concerning railway connectivity between Goa and Kerala. The Vande Bharat Express, train number 20645 and 20646, currently runs only between Madgaon and Mangaluru. Many passengers who need to travel further to Kozhikode, Kerala, a major commercial city in Kerala, are facing difficulty as they must depend on alternate connection and change trains. These often result in long waiting hours and non-availability of tickets, causing hardship to frequent travelers, especially senior citizens and tourists. The present Vande Bharat service between Madgaon and Mangaluru is functioning very well, but it does not meet the growing demand of passengers who need to continue their journey to Kerala. Goa and Kerala are among India's most popular destinations. Many international tourists plan their itinerary covering both the states, and a direct and comfortable connection is essential to support this tourism circuit. Along with this, many people of Goa travel to Kerala for work, studies, medical needs, or family reasons. And people from Kerala also come to Goa in large numbers. This regular travel has strengthened ties between Goa and Kerala. Extending this Vande Bharat service beyond Mangaluru up to Kozhikode will provide a smooth and direct journey without the need to change the trains. This will especially help students, senior citizens, tourists, and frequent travelers. Chairman, sir, I humbly request the government to consider extending the operational jurisdiction and destination of this Vande Bharat Express up to Kozhikode in Kerala. This will improve West Coast connectivity between thousands with benefit thousands of passengers travelling regularly between Goa and Kerala. Thank you, sir. Yes, Dr. Sasmit Patra ji. Honorable Chairman, sir, the subject of my 0 hour today is demand for development of railway connectivity in South Odisha. On behalf of my party, the Biju Janata Dal, and our Honorable Leader, Shri Naveen Patnaik ji, I rise today to draw the attention of this august House to the urgent and long-pending need for strengthening railway connectivity in South Odisha, particularly across the districts of Ganjam, Gajpati, Raigada, Koraput, Nabarangpur, Malkangiri, and Kandhaman. First, the Gopalpur-Raigada new railway line must move expeditiously from survey to implementation. This approximately 250-kilometer corridor, Honorable Chairman, sir, passes through Gopalpur, Digapahandi, Bhismagiri, Mohana, and Adava, and will establish a vital link between the coastal belt and the tribal hinterland, connecting with major junctions such as Gunupur and Raigada, and integrating these regions into the national railway network. Second, the Naupada-Gunupur-Theruvali second railway line is extremely crucial to ease congestion on existing routes. Passengers traveling towards Paralakhemundi, Gunupur, and Koraput continue to face overcrowding and capacity constraints, and this second line will significantly enhance their comfort and operational efficiency. Third, the proposed Gopalpur, Digapahandi, Taptapani, Mohana, Padmapur, Singapore Road multimodal rail corridor, Honorable Chairman, sir, can transform regional connectivity by connecting remote and underserved areas such as Taptapani, Chandragiri, and Padmapur with Singapore Road Junction, thereby effectively bridging the coastal and interior economies of South Odisha. Fourth, the long-pending Brahmapur-Sambalpur railway line
via Hinjli, Aska, Bhanjanagar and Khulbani must be taken up on priority. This crucial route will finally place Kandhamal district on India's railway map and establish a direct rail link with Ganjam, substantially reducing travel hardship faced daily by thousands of citizens. Fifth, the Jaipur-Nabarangpur and Jaipur-Malkangiri railway lines have already been sanctioned, but they need to be expedited. It's extremely crucial for the integrated development of Koraput, Nabarangpur and Malkangiri. Finally, Brahmapur railway station, the principal rail hub of South Odisha, requires modernization, additional platforms and a dedicated coaching terminal. I therefore urge the government to take up all of these projects expeditiously on behalf of the people of South Odisha. Thank you. Sri Irana Kataria ji. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ರೈತರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 23 ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು, ಕಡಲೆ, ತೊಗರೆಬೇಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 48.7 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 14 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 2809 ಜನ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರ್ಚಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ರೈತರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹಂಗಾಮಿಗಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ನೆಫೆಡ್, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರೈತರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹಾರಿಸ್ ಬೀರಾನ್ಜಿ. Thank you, Chairman, sir. A society is judged not by how it celebrates marriage, but by how it protects its women after marriage. Sir, today I rise to draw the attention of this House to a deeply disturbing and painful reality of the rising incidence of suicide among newly married women. Sir, the NCRB's figure for 2023 reports an alarming 171,418 suicidal deaths, and majority of them attributed to marriage-related issues, sir. This is not merely a social issue. It is a moral, legal and institutional failure that demands urgent introspection and decisive action. Sir, as we all know, sir, in Indian tradition, the marriage has always been considered a sacred milestone, a new beginning, a promise of stability, dignity and companionship. Yet for an alarming number of women, marriage has become a phase of silent suffering, isolation and despair. A woman after marriage steps into an entirely new environment, new relationships, new expectations and often unspoken pressures. But sir, when support system fails, when harassment replaces harmony,
When dowry demands replace dignity and when emotional neglect replaces companionship, the consequences are devastating. Sir, we are not lacking laws in India as far as we have got the strongest legal provisions in the world to protect married women. But the harsh truth is that we have failed in implementation. In some cases, we have also witnessed misuse. But sir, I would like to suggest here, sir, that we have to amend the Special Marriage Act so as to include a mandate of premarital counseling and certification before marriage and also the personal marriage laws, sir. Now, sir, we must also address the healthcare dimension of this crisis, sir. Dowry-related harassment remains the single most common cause of unnatural deaths among newly married women, despite decades of legislation. Lower education levels of brides, economic stress within the families, maladjustments in new households are all reasons, sir. But, sir, convictions remain low, investigations slow, and preventive mechanisms are weak, sir. Now, sir, what we have to do is that, sir, therefore, mental and physical health, which has to be imparted, cannot be ignored, sir. Hormonal changes during menstruation, pregnancy, and lactation significantly affect the emotional well-being. Lack of sensitivity, emotional neglect, or marital disharmony during these vulnerable periods often pushes women towards extreme steps, and therefore family awareness, counseling, and community-based support systems are urgently needed. Sir, each suicide is not just the loss of one woman. It is the collapse of a family, the trauma of parents, the lifelong scar on children, and a failure of the state. Laws on paper alone will not save lives. What we need is empathetic enforcement, institutional accountability, and social reform backed by political will. जुल्म सिर्फ मारपीट से नहीं होते, कभी-कभी खामोशी भी कत्ल कर देती है. Thank you, sir. श्रीमती सोनिया गांधी जी. We can also. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me the opportunity to take up an important issue. I rise to draw the urgent attention of this House to the continued distress of women workers implementing critical government programs, ASHA workers, Anganwadi workers and helpers, and the community resource persons under the National Rural Livelihood Mission. Sir, these initiatives are intended as pathways to women's empowerment. However, despite their vital contribution to public service delivery, these women workers are overburdened and underpaid. Across the country, ASHA workers undertake immunization, mobilization, maternal health, and family welfare. Yet, they remain volunteers with low honoraria and limited social security. Anganwadi workers are similarly paid a meager base honorarium of rupees 4,500 and rupees 2,250 per month by the union government. Sir, beyond low pay, there are currently near 3 lakh vacancies in the ICDS at various levels. These gaps leave lakhs and lakhs of children and mothers without essential services. Even when filled, these posts fall short of population norms due to the lack of updated census figures since 2011. Sir, through you, I urge the government to work closely with the states to prioritize the following measures. 1, filling of all existing vacancies. 2, timely remuneration to all workers. 3, doubling of union government's contribution to the pay of these frontline workers. 4, appointment of an additional ASHA worker in villages with a population greater than 2,500. 5th, doubling of the number of Anganwadi workers to enable early childhood education in addition to existing nutrition and health initiatives. Sir, Dr. Lakshmikant Vajpayee ji. Sapati ji,
आपकी अनुमति से मेरठ महानगर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषयों की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक मिनट या Sir, I wish to emphasize that strengthening, expanding, and supporting this workforce is an investment in India's future. Thank you. डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मेरठ महानगर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषयों को मैं आप सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये दोनों विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर मेरठ दिल्ली और मेरठ प्रयागराज दोनों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। मेरठ दिल्ली RRTS 82 किलोमीटर का स्पैन है और 56 किलोमीटर का स्पैन चालू किया जा चुका है। शेष स्पैन पर ट्रायल हो चुका कई बार, रोज दिन में 4 बार खाली गाड़ी जाती है, स्टेशन बन चुके हैं लेकिन वो चालू नहीं हो पा रहे हैं। लाखों लोग उसकी प्रतीक्षा में हैं और इसका दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जनता का समय बचेगा और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरठ शहर को जाम से निजात मिलेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार को इस समय में शीघ्र चालू करने की मांग करता हूं। दूसरा विषय है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से लेकर और प्रयागराज के बीच में 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, इसमें भी समय बचने की बात है। इसको यूपीडा द्वारा विकसित किया जा रहा है ये, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किया जा रहा है और उस इंडस्ट्रियल एरिया में 12,000, 15,000, 20,000, 23,000 और 2,51,000 वर्ग मीटर के प्लाट हैं। यानी इस सरकार की इस पहल के बाद भी MSME सेक्टर को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन्होंने 15,000 मीटर के 10 प्लाट, 20,000 मीटर के 26 प्लाट, 33,400 मीटर के 24 प्लाट और 2,51,000 मीटर के 22 प्लाट, यानी इन बड़े लोग इस प्लाटों को लेंगे, फिर सब प्लॉटिंग करके MSME सेक्टर को बेचेंगे। कठिनाइयां बढ़ेंगी, महंगा मिलेगा और सरकार के मिशन की असफलता होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इन प्लाट को छोटा किया जाए और MSME सेक्टर के हितों की भी रक्षा की जाए। धन्यवाद। P. Wilson ji. Thank you, Chairman, sir. It has been 8 long years. 8 union budgets have come and gone. The cost of living has skyrocketed. Inflation has eroded the value of money. And economic conditions have changed dramatically. Yet, the income ceiling for determining the OBC creamy layer remains stuck at rupees 8 lakhs per annum, a limit set back in 2017 when gold was rupees 3,000 per gram. It has now escalated 12,000 per gram, a 400% increase. The ceiling should be revised every 3 years. We are now over 2 revisions overdue. The National Commission for Backward Classes has recommended increasing the ceiling, but the government has not done it. The Department of Personnel and Training has also a deeply discriminatory practice of calculating a candidate's family income by including salary. This illegality is followed in the public sector undertaking and educational institutions, and it is also done by the UPSC. Such practices contradict 1993 Office Memorandum, which clearly states that the salary and agriculture income should be excluded from the creamy layer computation. This causes severe hardships for the candidates trying to avail themselves of reservation and appointment made through UPSC exams and in educational institutions. The OBC Parliamentary Committee, in its 2019 report on the rationalization of creamy layer, condemned this practice and urged the government to stop it immediately. However, no action has been taken. Now, let us consider the alarming situation caused by this illegality. Due to the ceiling, about 80% of OBC professor positions remain vacant in central universities. Out of 2,537 sanctioned professor posts in Central University, mere 423, that is 16.67%, belongs to OBC, where is constitutionally mandated 27%. According to the RTI responses received from 21 IITs and 13 IIMs, only 21 IITs, about 11.2% of the faculty belongs to OBC category, 6% are from the scheduled caste, and mere 1.6% are from ST. In the 13 IIMs,
the figures are even more dismal. Just 9.6% of the faculty are OBC, 5% are SC, and only 1% are ST. In at least 2 IITs and 3 IIMs, the general category holds about 90% of the faculty position. In 8 IITs and 7 IIMs, over 80% of the faculty are from the general category. What is this? An IIM, an exclusive club? The impact of the ceiling on the staffing pattern of the union government is stark. Current Group A officers comprise only 18.07 OBC representation. Among the 90 top bureaucrats in union government, only 3 are from OBC community and hold less important departments. Out of 322 officers under central staffing teams in different ministries, 16 belongs to SC, 13 belongs to ST, 39 belongs to OBC, and 254 belongs to upper caste. Moreover, SC, ST, OBC candidates are often ingeniously rejected through a manipulative method called as candidates not found suitable during interviews or through a manipulated... Thank you, sir, for the opportunity to let me speak on an important demand of the area of Barak Valley of Assam. Way back in October 2020, sir, the government of India had assured the state of Assam 2 multimodal logistic parks. The work for one has started in Bongaigaon, but till today the multimodal logistic park promised in Silchar, Barak Valley, the work has not started. To the best of my information, in April 2021, the DPR was ready. A feasibility report has also been made, but on the ground, no action has been taken by the government of India or the state of Assam. Sir, in the region of Barak Valley, there are 3 districts and the population is around 45 lakhs. We don't have a single industry, and the only heavy industry, the Hindustan Paper Corporation, which is to function in Barak Valley, was shut down after the Modi government came to power, which increased the rate of unemployment in 3 districts. The Prime Minister himself had promised that there will be industrialization in this area, but this was not done. Question number 166,